हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। तो दोस्तों फाइनली बड़ी खुशी हो रही है बताते हुए कि हमारी वर्ल्ड हिस्ट्री जो कि विजन आईएएस के नोट्स हैं उसके एक्सप्लेनेशन की ये लास्ट लेक्चर है। और बस इसके बाद ये पूरी सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे साउथ अफ्रीका अपार्थीड के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। आइए मैं आपको थोड़ा समझाती हूँ साउथ अफ्रीका के बारे में। दोस्तों बचपन से आज तक हम लोगों ने एक ये चीज़ पढ़ी है कि ऐसा कॉन्टिनेंट रहा जिसे बहुत बाद में एक्सप्लोर करा गया है। और ये भी रहा कि वॉयजेस डिस्कवरी की 15th सेंचुरी के एंड में यहाँ पहुंची और नई नई ज़मीनें एशिया, अमेरिका, कोस्टल अफ्रीका की जल्द ही कॉलोनियल डोमिनेशन में आ गई। अब देखो मामला क्या था कि जो ये अफ्रीका था, अफ्रीका का जो इंटीरियर हिस्सा था, अंदर का हिस्सा था, इसको डार्क कॉन्टिनेंट कहते थे। क्यों डार्क कॉन्टिनेंट कहते थे? क्योंकि बहुत घना जंगल है ना, ऐसी चीजें जहाँ से टेरेन बहुत टफ और बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी कि किस तरह की ज्योग्राफी है यहाँ की, किस तरह के लोग रहते हैं, उनकी क्या लैंग्वेजेस हैं, उनका क्या कल्चर है, इसके बारे में जल्दी नहीं पता चल पाया था। अब देखिए केप ऑफ गुड होप तो हम सब जानते हैं। तो इसकी डिस्कवरी इस साउदर्न मोस्ट टिप पे आता है अफ्रीका का। जब इसके बारे में पता चला तो अब अफ्रीका का इन्फ्लुएंस आया किसके अंदर? डच के अंदर। और डच की ट्रेडिंग कंपनी ने यहाँ जो जमाया केप कॉलोनी को 1652 में। डच के सेटलर्स साउथ अफ्रीका के अंदर उन्हें बॉयर के नाम से जाना जाता था, दैट ट्रांसलेट टू फार्मर्स इन द अफ्रीकन्स लैंग्वेज, जिसे डच के सेटलर्स यूज करते थे। अब क्या हुआ? ब्रिटेन ने रिप्लेस करा नीदरलैंड को साउथ अफ्रीका में। हुआ क्या कि जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया 1750s में ब्रिटेन के अंदर, तो ब्रिटिश एक अच्छी पावर, एक डोमिनेंट दबदबा, एक डोमिनेंट पावर उभर के आए एंड जल्दी इन्होंने टुक ओवर कर दिया कॉलोनीज को बाकी सारे यूरोपियन पावर्स की, जैसे स्पेन की, पोर्तुगल की, नीदरलैंड की और फ्रांस की। ब्रिटिश ने केप की कॉलोनी को ले लिया होलैंड से, नीदरलैंड से, डच से। कब? 1795 में। एंड धीमे धीमे इन्होंने यहाँ की पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और इंटरनल अफेयर्स में डच सेटलर्स के जो थे केप कॉलोनी के, जैसे मैंने आपको बताया, इसमें करने लगे हस्तक्षेप, इंटरफेरेंस। अब इसे भाई ऑब्वियस सी बात है, किसी के काम में टांग अलाओगे तो वो गुस्सा होगा। तो सेम इसे डच के सेटलर्स ने डिसेंट करा, ये क्या कर रहे हो, हमारे में क्यों घुस रहे हो? अब क्या था? दुख दर्द पीड़ा शुरू हो गई कि क्या दुख दर्द थे डच को अगेंस्ट द ब्रिटिश, पहले ये समझते हैं। देखो भैया, डच को अच्छा नहीं लग रहा था, वो अनकंफर्टेबल थे ब्रिटिशर्स के इस रूल को लेके। ये जो जिस तरह से ब्रिटिश अपना कल्चर थोप रहे थे, ये इसके खिलाफ थे। इंग्लिश लैंग्वेज तो नेटिव थी नहीं डच की, और इसे कंपलसरी कर दिया गया था स्कूल्स में, ये नहीं अच्छा लग रहा था इनको। डच को जबरदस्ती पढ़ाया जाता था इसको, ताकि ये जॉब करें एडमिनिस्ट्रेशन में एंड बिजनेस ट्रांजैक्शन में। और डच के सेटलर्स अब शिफ्ट हो गए आउट ऑफ केप कॉलोनी एंड 1835 आते आते ये अब ट्रांसवाल में सेटल हुए। ऑरेंज फ्री स्टेट थी और नटाल में सेटल होने लगे। बट ब्रिटिश तो चाहते थे कि अपनी कॉलोनी और बढ़ाए, इसलिए इन्होंने नाटल को भी यहाँ पे ऑक्यूपाई कर लिया 1843 में। लड़ाई होनी थी, मैंने बताया, ये जो बोयर कहते थे उनको, मैंने बताया ना बोयर। तो अब ये हुई दो बोयर वॉर हुई। एक हुई 1877 से 1884 तक, और दूसरी हुई 1899 से 1902 तक। जो पहली वॉर हुई थी उसमें डच के सेटलर्स ने वायलेंटली, बहुत ही ज़्यादा आक्रामक तरीके से यहाँ पे रिवोल्ट किया था। जब ब्रिटिश ने डिक्लेयर किया, ये जो ट्रांसवाल ये चले गए थे ना भाग के, तो ब्रिटिशर्स ने जब ट्रांसवाल को अपनी कॉलोनी बना दिया, डिक्लेयर कर दिया 1877 में, तब भाई इनका मूड खराब हुआ, इन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो है वो गुस्सा दिखाया। अचंभे की बात यह है कि ब्रिटिश प्रिपेयर तो थे नहीं ऐसे किसी रिबेलियन के लिए, ये लोग कुछ खिलाफ हो जाएंगे, कर देंगे। तो भाई इन्हें मजबूरन ट्रांसवाल को एक फ्री स्टेट डिक्लेयर करना पड़ा अंडर द पीस ट्रीटी ऑफ 1884।
दूसरी हुई, दूसरी में क्या हुआ था? दूसरे में ये हुआ था कि ब्रिटिश जो है वो, इनका ये था कि हमें ऑरेंज फ्री स्टेट और ट्रांसवाल को अपने कंट्रोल में लाना है। तो 1899 आते आते डच को डर लगा कि बेटा जल्द ही यहाँ पे ब्रिटिशर्स आएंगे और कब्जा जरूर करेंगे। इसलिए ट्रांसवाल और ऑरेंज फ्री स्टेट ने पहले से ही स्ट्राइक करना शुरू कर दिया अगेंस्ट द केप कॉलोनी और नटाल के। और वॉर चलती रही 3 सालों तक। एंड इसके अंदर छोटे वॉरफेयर, बट बोर्स का कोई मैच तो था नहीं। आर्म्स स्ट्रेंथ को लेके ब्रिटिश आर्मी कहाँ, ये कहाँ। और 1902 आते आते भैया ब्रिटिशर जीत गए। तो ये बोर्ड ने भी एक्सेप्ट कर लिया ब्रिटिश को, सॉवरेनिटी को खुद के ऊपर। और बदले में ब्रिटिश ने इनको कहा कि भाई तुम यहाँ रहो, है ना, जो भी भागे भूगे हो, और प्रॉमिस करा कि हम तुमको कुछ लिमिट तक आजादी भी देंगे। अब किस तरीके से यूनियन बना साउथ अफ्रीका का, ये समझाती हूँ। तो बात थी, अभी ये छोड़िए, यहाँ पहले आते हैं कि भाई कैसे बना ये यूनियन साउथ अफ्रीका का। देखिए बात कुछ है 1910 की, जब यूनियन ऑफ साउथ अफ्रीका को स्टैब्लिश करा, नाटल की, ट्रांसवाल की और केप कॉलोनी और ऑरेंज फ्री स्टेट को एक साथ लाके। रिजल्ट के तौर पे साउथ अफ्रीकन यूनियन, इसमें ब्लैक्स भी थे, कलर्ड भी थे, इसका मतलब आप समझे मिक्स रेस थी। और यूरोपियन सेटलर्स और एशियन भी थे जो कि साउथ अफ्रीका आए थे, है ना, किसकी, भाई इंडेंजर्ड लेबर के तौर पे लाए गए थे। तो अब ब्लैक्स को यहाँ पे कहा जाता था बाय द नेम ऑफ बैंटूस। थोड़ा समझिएगा, है ना, ब्लैक्स को कहते थे लोग बैंटूस। अब यहाँ पे समझिएगा कि डेमोग्राफी कैसे चल रही थी, थोड़ा सा यहाँ लिखा नहीं है लेकिन मैं बता रही हूँ। ब्लैक या बैंतूस ये करीब 70% यहाँ पे लोग थे। दूसरे यूरोपियन सेटलर्स करीब 18%, 18% थे। और मिक्स रेस, क्या मतलब, ऐसे करो, ऐसे लोग जो ब्लैक्स और वाइट्स के रिलेशन से मिलके बने हैं, ठीक है ना, ऐसे लोग। तो ऐसे लोग की बात करें तो ये करीब 9% थे, ठीक है, 9% लोग ऐसे भी थे, प्रेम हो ही जाता होगा, तो मिक्स रेस वाले हो गए। उसके बाद एशियंस, ठीक है, जो लाए गए थे यहाँ पे लेबर्स के तौर पे, ये यहाँ पे आपको 3% मिलते। तो ये थी यहाँ की डेमोग्राफी। अब आप कहेंगे कि मैम अभी आप अपार्थीड पढ़ाएंगी, तो थोड़ा मुझे ये बताइए कि क्या कंडीशन चल रही थी ब्लैक्स की 1948 से पहले। तो बात ये था कि जब कोलोनाइजेशन के टाइम पे साउथ अफ्रीका की यूरोपियन सेटलर्स, खासकर डच वगैरह, इन्होंने बहुत भारी मात्रा में एक बड़ी माइनॉरिटी को फॉर्म किया। जल्द ही ये सोशल हो, इकोनॉमिक हो, पॉलिटिकल हो, कल्चर हो, किसी भी तरह की जिंदगी को दबाने लगे, ठीक है। और एंड ये रूल करने लगे एज माइनॉरिटी एलिट्स के तौर पे। हर तरफ यही सर्वे सर्वा कम है, लेकिन राज पार्ट इन्हीं का ही हो रखा था। अब जो ये रूल कर रहे थे डच, ये जो पॉलिसी फॉलो कर रहे थे, ये ना ही सिर्फ इसने रिजल्ट करा इकोनॉमिक और पॉलिटिकल चीजों में, बट साथ में सोशल, कल्चर और साइकोलॉजिकल तौर पे भी इन्होंने दूसरों को दबाया। डच के सेटलर्स ने ब्लैक के नेटिव्स को अपना नौकर, स्लेव्स बना के रखा एंड इनको लेबर्स के तौर पे अपने फार्म्स में यूज किया। बहुत कम पैसा दिया, आज़ादी नहीं दी। तो ये सब इन्हीं की सर्वे सर्वा यही बन गए थे। और हायर एजुकेशन में इन्होंने पढ़ाया लिखाया नहीं, ये कहा कि सिर्फ वाइट ही हायर एजुकेशन पढ़ेंगे ताकि भाई ये पिछड़े रह जाएं। हाँ, और ये दिक्कत थी। उसके बाद पॉलिटिकली बताऊं तो ब्लैक्स को अलाउ नहीं था कि वोट दे सकेंगे। इनको मना कर दिया गया था कि भाई आप कोई भी सरकार में पार्टिसिपेशन नहीं करेंगे। ट्रांसवाल और ऑरेंज फ्री स्टेट में सिर्फ वाइट मैन वोट कर सकते हैं। नाटल और केप कॉलोनी में नॉन वाइट वोट कर सकते हैं। बट रियलिटी में अगर देखें तो कुछ ऐसा बदला नहीं था, बिकॉज वोटर को जो अगर कुछ एक प्रॉपर्टी मीट करनी पड़ती थी, पूरा करने, लिटरेरी क्वांटिफिकेशन इनको मीट करनी पड़ती थी, वो बेचारे नहीं कर पाते थे। कल्चरली बताऊं तो थ्योरीज ऑफ मास्टर एंड स्लेव रेस ये बहुत बढ़ाई गई। तो आप समझते हैं कि जो ब्लैक का ट्राइबल कल्चर था उसको इतना छोटा दिखाया गया, ऐसा कहा ये बहुत लो होता है, ठीक है ना। और जो वाइट है ये मेंबर है मास्टर रेस के, ये सर्वोपरि हैं, ठीक है ना। डच रिफॉर्म चर्च जो ऑफिशियल स्टेट चर्च था साउथ अफ्रीका का, और इसने जो है रिफॉर्म करा दूसरे चर्चेस के हिसाब से वर्ल्ड के, जिनका ये मानना था कि रेशियल इक्वालिटी पे, और सपोर्ट करा इस बात को कि जो वाइट हैं यही मास्टर रेस है, और
इनकरेक्टली इंटरप्रेट करा बाइबल को टू प्रूव दिस। समझिए कितना गलत गलत करा गया है। उसके बाद ब्लैक जो इस एरिया में रहते थे वो ब्लैक लिव्ड इन एरियाज रिजर्व कर दिए गए थे, मतलब रिजर्व फॉर देम अवे फ्रॉम द वाइट रेजिडेंशियल एरिया। बेचारे जो रह रहे हैं वही वाली हिसाब किताब कि तुम नीचे जा हो, तुम दूर रहो। हाँ, और ये पॉलिसी इसलिए थी कि भैया ब्लैक पोल्यूशन ना हो फ्रॉम वाइट contaminating the from contaminating the whites. This policy was followed to prevent the black pollution from contaminating the whites. ठीक है, ऐसा ना हो कि भाई आए वाए कुछ करें, वाइट्स मतलब इतने सुपीरियर सोसाइटी थे कि ये हमें खराब कर देंगे। साथ में जो ब्लैक लोग थे इनको जमीन खरीदना, जो रिजर्व इनके लिए जो रिजर्व एरिया था इसके बाहर ये कोई जमीन नहीं खरीद सकते थे। इससे क्या हुआ भाई, बेचारे अब क्या करें, एक ही जगह पे बेचारे सेटल होकर रह गए, है ना। साफ पानी नहीं था, प्रॉपर सीवेज नहीं था। जो इनकी हालत देखते हैं ना, सब वेस्ट की वजह से। वेस्ट को से तो बहुत चिढ़ना चाहिए। उसके बाद वाइट्स की सरकार ने कंट्रोल करा मूवमेंट ब्लैक का। कैसे? पैसिव लॉज लाके, है ना, अजीब से लॉज पास करे। फॉर एग्जाम्पल अफ्रीकन ब्लैक जो थे वो फार्म नहीं छोड़ सकते थे, जो जहाँ ये काम करते हैं, विदाउट द पास फ्रॉम द एम्प्लॉयर। पास देंगे भैया, पास मिलेगा तभी ये छोड़ेंगे फार्म को। ना ये शहर में रह सकते हैं जहाँ ये काम नहीं करते, जहाँ काम करते हैं सिर्फ वहीं रह सकते हैं, मतलब उन्हीं की जगह आए और उन्हीं की जगह को हड़प लिया। ऐसे तो लोग हैं लोग। अब जो ब्लैक के वर्कर्स थे, अब ये भी समझिए वो भी बहुत लिमिटेड थे, इनके पास भी कोई राइट्स नहीं था, बेचारे कोई स्किल जॉब नहीं कर सकते, तो बहुत बुरी हालत थी, पॉवर्टी लाइन के नीचे रह रहे थे। अब हम ज्यादातर करते हैं गांधी जी की और साउथ अफ्रीका की। तो गांधी जी साउथ अफ्रीका के अंदर इनका क्या रहा? देखिए, महात्मा गांधी एक लॉयर थे और ये साउथ अफ्रीका आए थे 1893 में एक केस लड़ने के लिए। इंडियंस साउथ अफ्रीका के अंदर, ये इसके अंदर आपको मीम एंड मुस्लिम्स मिलते और इंडियन मर्चेंट्स मिलते, बट मेनली यहाँ पे जैसे मैंने बताया 3% के आसपास इंटेंजर्ड लेबरर्स थे जो लाए गए थे यहाँ पे 1890 के बाद इन वाइट सेटलर्स के द्वारा, कि भैया इनको लाया गया था और शुगर प्लांटेशन में इनसे काम कराया जा रहा था। अब ये बेचारे लोग जो आए थे वो पढ़े लिखे तो थे नहीं, बहुत कम इंग्लिश जानते थे और इसलिए शक्ल देख के इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन भी होता था क्योंकि वाइट नहीं थे। अब ये समझिए गांधी जी के साथ खुद ही ऐसा भेदभाव हुआ जब इन्हें ट्रेन से उठा के बाहर उतार दिया गया। क्यों? क्योंकि ये वाइट्स के साथ ट्रैवल कर रहे थे। अब आप क्या करें, ये तो आपको पता ही है ना कि एक 1893 सबकी जिंदगी में आता है। कहानी सुनिए, गांधी जी का स्ट्रगल क्या रहा थोड़ा आपको बताती हूँ। देखिए, गांधी जी को पता था कि जब तक के लिए इंडियंस अनऑर्गेनाइज्ड रहेंगे तब तक के लिए पिछड़े रहेंगे, इसलिए इनको अगर आवाज देनी है तो सबको एक साथ आना पड़ेगा। इसलिए इनको इनके मन में आ गया इन सबको ऑर्गेनाइज करो और एक कलेक्टिव यूनिट बनाओ, क्योंकि गठरी जब लकड़ी की होती है तो उसे तोड़ना मुश्किल होता है ना। साथ में इन्होंने इन इंडियंस को पढ़ाना भी शुरू करा। दूसरी बात, ये साउथ अफ्रीका को छोड़ते जब इनका कोल्ड केस खत्म हो जाता, बट इंडियंस ने इनसे काफी रिक्वेस्ट करी कि आप रुकिए, कि भाई है ना क्या, और भाई आप करेंगे तो अच्छा रहेगा हमारे लिए। और इकलौते ऐसे इंडियन थे जो वेस्टर्न एजुकेशन से एजुकेशन पाए हुए थे और लीगल जो भी चीजें थी वो समझते थे। फिर आया यहाँ पे फ्रेंचाइजी अमेंडमेंट बिल 1894 का, जिसमें ये क्या था, सॉट टू डिसएनफ्रेंचाइज द इंडियंस। मतलब जो आया इमिग्रेशन लॉ अमेंडमेंट बिल भी आया 1895 का, जो कहता था कि इंडियंस वापस इंडिया पहुंच जाएं अपने कॉन्ट्रैक्ट के एंड होने पर, या तो फिर इन्हें फिर से यहाँ पे रख लिया जाएगा कॉन्ट्रैक्ट के चलते, बॉन्डेड लेबर मतलब बदवा मजूर बना के 2 या 2 साल से ज्यादा। जो भी बंदा मना करता उसे एनुअल टैक्स देना पड़ता करीब 3 यूरोस का, है ना, जिसे पोल टैक्स का नाम दिया गया था। और ऐसे सर्कमस्टेंसेस में गांधी जी अपने स्ट्रगल कर रहे थे इंडियंस के लिए साउथ अफ्रीका में। फिर क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रगल 1896 से 1906 तक। इसके अंदर टूल्स का कुछ यूज हुआ। अब टूल्स मतलब हथियार नहीं, जैसे पेटिशंस, प्रेयर्स, सरकार, जैसे आपने यहाँ मॉडरेट्स में देखा होगा जब आप पढ़ रहे होंगे मॉडर्न हिस्ट्री। तो गांधी जी ने एक नाटल इंडियन कांग्रेस बनाई। इसको याद रखिएगा, आप वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ रहे हो ये, हु फॉर्म्ड नाटल इंडियन कांग्रेस, गांधी जी, ठीक है। और उन्होंने शुरुआत करी एक न्यूज़पेपर की जिसका नाम था इंडियन ओपिनियन टू हाईएस्ट कंडीशंस ऑफ इंडियंस एंड बाकी
प्ली करा, रिक्वेस्ट करी कि भाई रिफॉर्म्स आने चाहिए। पांचवी बात, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बट नॉन वायलेंट स्ट्रगल, जो गांधी जी का यहाँ पे तरीका था। 1906 से 1915 तक की बात है, जब कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके फेल हो गए, सरकार नहीं मानी, तो गांधी जी ने यहाँ पे एक नया तरीका लेकर आए जिसे कहा सत्याग्रह। इसके अंदर कुछ तरीके थे कि भाई अहिंसा होगी, सिविल डिसोबीडियंस होगी, सत्याग्रही जो होगा वो सच्चा इंसान होगा, नॉन वायलेंट होगा और निडर होगा, एंड जो भी उसके ऊपर झेलना हो वो झेलेगा, ठीक है। और सत्याग्रही जो है वो उसके लिए नफरत एक दुश्मन है और ये प्यार से लड़ेगा नफरत से और जीतेगा उसको, ठीक है। तीसरी बात मतलब छठी बात कि सत्याग्रह इन एक्शन, इसमें क्या हुआ, सत्याग्रह अगेंस्ट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। 1906 में एशियाटिक लॉ अमेंडमेंट एक्ट आया, या इसे कहते हैं ब्लैक एक्ट भी। इसे लाया गया बाय ट्रांसवाल। अब ये ऐसा लॉ था जिसमें इंडियंस को फोर्स कर रहे थे ट्रांसवाल के अंदर कि आप रजिस्टर करिए विद द रजिस्टर ऑफ एशियाटिक्स और सबमिट टू फिजिकल एग्जामिनेशन। इसमें आपका फिंगरप्रिंट्स देना था, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इसके बाद यहाँ पे कैरी करता, फिंगरप्रिंट्स हमेशा आपको अपने साथ रखना था, अदरवाइज इंडियंस और दूसरे एशियाटिक्स जो है उनको फाइन लगता, अपने पास रखना है आपको, ठीक है, या जेल में डाल देंगे या बाहर डिपोर्ट कर देंगे। अब क्या हुआ, ऐसे टाइम पे गांधी जी ने इंडियंस से कहा और दूसरे एशियन से कहा कि आप ब्लैक एक्ट को बेटा वायलेट करो, मत रखो इसे अपने पास, और एक पैसिव रेजिस्टेंस एसोसिएशन को फॉर्म किया। रजिस्टर्ड इंडियन वो ऐसा कोई आरसी अपने साथ नहीं कैरी करते, वाइल जो रजिस्टर्ड नहीं थे, मतलब अनरजिस्टर्ड इंडियंस थे जो इस एक्ट के अंदर, वो रजिस्टर नहीं कराएंगे, ठीक है। ऐसी बात थी कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन करा दिया है तो आप इसको आरसी को अपने पास ना रखो, और जिसने नहीं कराया वो मत कराए। जल्द ही जो प्रिजन्स थे भाई वहां पे भरने लग गए, सब जेल में जाने लग गए, सत्याग्रही इसको भरने लगे। अब क्या हुआ, अब इस कैसे स्ट्रगल से यहाँ पे लड़ा जाए, सरकार ने कहा अच्छा चलो भाई कितने ही भर दोगे, भाई 100 लोग को, 200 लोग को, 500 लोग को, 1000, 10,000, लाख, कितनों को डाल दोगे जेल के अंदर। अब इस चीज से तंग आके ब्लैक एक्ट को रिपील कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, और प्रिजनर्स को छोड़ दिया गया, अगर इस बात पे कि अगर इंडियंस अग्री करते हैं कि हम अपनी मर्जी से अपने आप को रजिस्टर करेंगे। गांधी जी ने इस बात को एक्सेप्ट करा एंड पहले ऐसे व्यक्ति बने जिन्होंने इसके अंदर रजिस्टर किया। सरकार ने इंट्रोड्यूस करा एक बिल जिसमें वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन को रेटिफाई करा गया, फिर इसमें बदलाव लाया गया, बट ब्लैक एक्ट को ये कहा कि भाई देखो, सरकार ने कहा कि हम इस एक्ट के अंदर देखें तो हम इसमें कुछ चेंजेस ला सकते हैं लेकिन हम इसको खत्म नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब ये तो हो गया एक तरह से सरकार ने धोखा दिया, तो सरकार से चीट करके गांधी जी ने पब्लिकली सर्टिफिकेट जो लाया था वो जला दिया बड़ी सी फाइल में एज अ सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस एंड रिजॉल्व। अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि सत्याग्रह अगेंस्ट इमिग्रेशन लॉ, इसमें क्या किया इन्होंने ये कहा कि द ट्रांसवाल इमिग्रेशन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1907, ठीक है, इसने रेस्ट्रिक्शंस रखी इंडियंस पे जो कि ट्रांसवाल आ रहे थे दूसरे प्रोविंसेस से, बाहर से जो लोग ट्रांसवाल में आ रहे थे। ज्यादातर इंडियंस रहते थे प्रोविंस में नटाल की, ठीक है, बट चाहते थे कि और ज्यादा अच्छी जगह जाए ट्रांसवाल के, जहां अच्छे काम उनको मिले। अब इंडियंस की जो कोड, इंडियंस कोटेड अरेस्ट बाय वायलेटिंग द इमिग्रेशन लॉस। अब इनको पकड़ा गया कैसे, बाय मूविंग टू ट्रांसवाल, ये लोग जा रहे थे ट्रांसवाल, इनको पकड़ा गया, भाई अंग्रेज तो अंग्रेज। इंडियंस ने ट्रांसवाल में देखा जाए जो थे उन्होंने रजिस्टर करा बाय हॉकिंग विदाउट लाइसेंस, और बहुत सारे इंडियंस को अरेस्ट करा, बहुत सारे को ट्रांसवाल से बाहर भिगा दिया गया। गांधी जी खुद भी जेल में रहे अक्टूबर 1908 में, और जल्द ही फिर वही हुआ कि अब जिद्द पे सब आ गए, तो वहाँ के जो भी प्रिजन्स थे ना, जेलें खूब बढ़ने लगी, भरने लगी। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, टॉल्स्टॉय फार्म, 1910 की बात है, TOLSTOY। तो हुआ क्या, अब सरकार से तो चल ही रहा था मामला, है ना, तो अब इससे होने लगी चीजें खराब, ठीक। तो soon the fatigue developed among the protesters। अब क्या करें, कितना लड़े, आदमी का मनोबल कम हो जाता है, तो मूवमेंट को रखा रहे और आग वैसे ही चले, स्पिरिट मासेस की, जनता की बरकरार रहे, इसलिए गांधी जी ने एक टॉल्स्टॉय फार्म को सेटअप करा, ठीक है। इसमें जर्मन आर्किटेक्ट हर्मन
कैलन बा ने इनकी मदद करी पैसों के सेंस में, मतलब पैसा मनी के मॉनेटरी टर्म्स में। मुस्लिम लीग ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड इवन निजाम ऑफ हैदराबाद ने भी फंड्स भेजे इस फार्म को सेटअप करने के लिए। टॉल्स्टॉय फार्म के अंदर सत्याग्रहीज रहते थे। उन्हें सेल्फ सस्टेनेंस को पढ़ाया जाता था, समझाया जाता था, उनकी स्किल डेवलप करी जाती थी और खुद सेल्फ हेल्प इनको सिखाई जाती थी। इनको पढ़ाया जाता था, एजुकेट करते थे और ज्यादा और मॉरल एजुकेशन दी जाती थी। मीनवाइल इंडियंस जो थे टॉल्स्टॉय फार्म के, ये ट्रांसवाल जाते रहते थे बिना किसी परमिट के, तो कि मतलब जो अंग्रेज यहाँ कहेंगे उसके खिलाफ ही चीजें होंगी। फिर क्या हुआ कि आए गोखले, अराइवल ऑफ गोखले 1912 की बात है। मूवमेंट जो अभी पैसिव चल रहा था, इसको बढ़ावा तब मिला जब गोपाल कृष्ण गोखले यहाँ पे आए 1912 में। सरकार ने प्रॉमिस करा गोखले को कि यहाँ पे डिस्क्रिमिनेटली जो भेदभाव वाले लॉज हैं अगेंस्ट इंडियन, इन्हें जल्दी हटा देंगे। बट प्रॉमिस तो रखा नहीं, क्योंकि ये तो दोगले थे, है ना। तो इससे क्या हुआ कि फिर से सत्याग्रह को और बढ़ाना था। तो अब 1913 की बात है, जब गोखले ने एडवाइस करा गांधी जी को कि आप पोल टैक्स को अपोज करिए अलोंग विद द ब्लैक एक्ट। फिर क्या हुआ, फिर होता है पोल टैक्स कैंपेन 1913 का। गांधी जी ने शुरुआत करी, शांति से कैंपेन करा पोल टैक्स के अगेंस्ट। ये पोल टैक्स क्या था? पोल टैक्स एक सालाना लगने वाला टैक्स था, एनुअल टैक्स था 3 पाउंड्स का, अंडर द इमिग्रेशन लॉ अमेंडमेंट बिल ऑफ 1895 के तहत। इस कैंपेन ने भारी मात्रा में कैरेक्टर लिया एज मैनी एज, क्योंकि बहुत सारे वर्कर्स ने इसको ज्वाइन करा। फिर आई बात 1913 का सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। इसने सब खत्म कर दिया, इसने इनवैलिड कर दिया उन सारी मैरिज को जिसे क्रिश्चियनिटी के हिसाब से किया गया है एंड जो रजिस्टर्ड नहीं है रजिस्ट्रार के साथ में। इस जजमेंट ने फ्रीडम ऑफ रिलीजन ऑफ इंडियंस को, अभी फिर समझिए मैं क्या कह रही हूँ, इट इनवैलिडेट और मैरिजेस नॉट कंडक्टेड। आई एम रियली सॉरी, आई हैव सेड द रॉन्ग थिंग। मतलब ये जो एक्ट आया 1913 का, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो आया, एक्ट क्या आया, जजमेंट जो आया, उसके हिसाब से क्या था कि जो भी शादियां हुई हैं, है ना, जो क्रिश्चियनिटी के हिसाब से नहीं हुई है, मतलब कि जो शादी रजिस्टर्ड नहीं है या जो शादी क्रिश्चियन विधि विधानों के साथ नहीं हुई है, उन सबको इनवैलिड करार कर दिया गया। इसका मतलब कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन इंडियंस का है ना, तो ये सब एकदम एक तरीके से कुछ मायने नहीं रखेगा। मुस्लिम हो, हिंदू हो, पारसी हो, ये सब तरह से जो भी मैरिज हो रही है वो सब इलीगल तरीके हैं। तो इस पॉइंट में स्ट्रगल में क्या हो रहा है, औरत और आदमी की शादी होती है, तो इसमें आदमी के अलावा औरतों ने भी साथ दिया, ठीक है, वो भी उतर आई मैदान में। तो अब फाइनल काउंटडाउन समझते हैं। इंडियंस ने इलीगली ट्रांसवाल को जो है क्रॉस करना शुरू कर दिया इमिग्रेशन लॉ के अगेंस्ट। इवन कस्तूरबा गांधी ने भी पार्टिसिपेट करा, जल्दी अरेस्ट हो गई और जल्दी सारे इंडियन वर्कर्स ने साउथ अफ्रीका के अंदर, चाहे माइनर्स हों, रेलवे वर्कर्स हों, इन सब ने कांटेक्ट किया और इनको कांटेक्ट किया गया और इन सब को अपने साथ जोड़ा गया गांधी जी के द्वारा। अब ग्रुप हो चुका था 2000 लोगों का। गांधी जी ने एक मार्च को यहाँ पे आयोजन किया जिसमें जो वायलेट कर रही थी, सब सारे थे साथ में, इमिग्रेशन लॉज को वायलेट कर रहे थे, अरेस्ट हुए बहुत सारी बार, लेकिन हर बार ये निकले और जेल से बाहर निकले। अब पुलिस ने भी बहुत दबाया इनको, लेकिन ये रुके नहीं, चलते रहे ना, स्ट्राइक चलती रही, वर्कर्स ने स्ट्राइक करी। गोपाल कृष्ण गोखले ने ट्रैवल करा इंडिया में और इंडिया की ओपिनियन ली। फाइनली इंडियन वाइसरॉय लॉर्ड हार्डिंज, जो कि 1910 से 16 तक रहे थे, इन्होंने साउथ अफ्रीका की सरकार को यहाँ पे कंडेम करा और इसलिए यहाँ पे बातचीत हुई गांधी जी और साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट के बीच में। कैसे मिली विक्ट्री, जीत कैसे मिली? देखिए, सरकार जो है उसने बहुत सारी डिमांड को कंसीड करा रिगार्डिंग पोल टैक्स और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। इंडियन मैरिज को सोलेमलाइज करा और सरकार ने ये एग्री करा कि हम यहाँ पे जो सवाल है इंडियन इमिग्रेंट्स का, उसे हम उस पर देखेंगे, ठीक है ना, समझेंगे, ठीक है, उसे प्यार से समझेंगे, सिंपैथेटिक तरीके से। इससे एक खत्म हुआ स्ट्रगल, है ना, जो इतना बड़ा गांधी जी लेके अपने हाथ में हथियार पहुंचे थे, लड़ रहे थे, वो सब स्ट्रगल में इनको जो है उन्नति मिली। और इंडिया की पैसिव रेजिस्टेंस कैंपेन जो कि 1946 से 1948 तक चला साउथ अफ्रीका के अंदर, वो लगातार ये रिस्पांस था सरकार के इंट्रोडक्शन, जो सरकार लेके आई थी एशियाटिक लैंड टेन्योर एक्ट को, जिसे घेटो एक्ट भी कहते हैं।
जिससे क्या था ना कि जो इंडियंस के राइट्स थे अपनी खुद की लैंड पे रोकता था। तो कुछ अफ्रीकन, कलर्ड और वाइट ने पार्टिसिपेट किया था इस कैंपेन में, बट उन्हें उठा के जेल में डाल दिया गया था इंडियंस के साथ ही। और कैंपेन ने एक मतलब जमीनी तौर पे काम करा था, जिसमें अफ्रीकन और इंडियन ऑर्गेनाइजेशन एक साथ आई। पर्टिकुलरली नेटल और ट्रांसवाल इंडियन कांग्रेस आई और अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस भी आई। तो अब आया यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ अपार्थीड लॉस। ये इसके इंट्रोडक्शन देखिए 1948 से 54 तक। थोड़ा समझाती हूँ क्या मैटर था। देखिए अपार्थीड एक ऐसा टर्म है जिसका मतलब होता है सेपरेटनेस। मतलब जब यहाँ पे रेस के बेसिस पे, आपके कलर के बेसिस पे, है ना, ये डिस्क्रिमिनेट या भेदभाव किया जाता है। तो हालांकि डिस्क्रिमिनेशन ब्लैक्स के साथ 1948 के पहले भी था, बट अब ये लॉस के माध्यम से इसको लेकर आ गए थे। अब समझिए कि आपके दिमाग में एक चीज आई होगी, क्यों आखिरकार प्रधानमंत्री मलन लेकर आए अपार्थीड को। देखिए इसकी पहली वजह तो ये है कि इंडिया आजाद हो चुका था और पाकिस्तान भी, दो कंट्री बनी, और ये सब नॉन वाइट मेजॉरिटी रूल के अंदर था। इससे वाइट्स जो है साउथ अफ्रीका के अंदर बड़े अनकंफर्टेबल हो गए थे। इनको डर था कहीं यहाँ पे रेशियल इक्वालिटी ना फैल जाए बाकी सारे मेंबर्स में भी, मेंबर नेशंस में, ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के। आजादी के बाद यूरोपियन सेटलर्स इंडिया के अंदर, इनका तो कोई सुपीरियर चीज रह नहीं गई थी, पहले तो अपने आप को सुपीरियर समझ रहे थे। और यहाँ पे रूल ऑफ लॉ था जिसकी वजह से सबको एक समान माना जा रहा था। व्हाइट्स को ये डर था इस हिसाब से तो इक्वालिटी पॉलिटिकल सोशल वगैरह चीजों में आ जाएगी तो ब्लैक्स भी मांगेंगे, एशियन, कलर्ड और साउथ अफ्रीका में सब इक्वल हो जाएंगे। तो इनको ये लगा बेटा अपनी सुपीरियर चीज को मेंटेन करना ही पड़ेगा। हालांकि ज्यादातर व्हाइट लोग, खासकर डच वगैरह, तो रेशियल इक्वालिटी के अगेंस्ट थे। और ज्यादा जो रेशियल प्रोपोनेंट्स थे रेशियल सुप्रीमेसी के, वो थे अफ्रीकानेर नेशनलिस्ट पार्टी, जो इलेक्शन जीती थी इस प्रॉमिस पे कि हम ब्लैक मिनास को खत्म कर देंगे। तो टेक्निकली अपार्थीड जो है उसको लाया गया था 1948 के बाद, बहुत सारे लॉज को पास करके पार्लियामेंट के द्वारा, अंडर द न्यू गवर्नमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर मलन। तो अब आपको मैं क्लियर कराती हूँ कि एक्चुअली में अपार्थीड के अंदर फीचर्स क्या थे। पहला तो सेपरेशन का। 1948 के बाद पॉलिसी ऑफ कंप्लीट सेपरेशन को लाया गया। जितना कोशिश मतलब अटेम्प्ट करी गई जितना हो सके उतना रूरल एरियाज में। रूरल एरियाज ज्यादा सेपरेट रिजर्व रखे गए, स्टैब्लिश करा गया यहाँ पे। एंड अर्बन एरियाज में यहाँ पे सेपरेट टाउनशिप रखी गई जहाँ पे ब्लैक वर्कर्स रहते थे। अगर ट्रांसपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे अलग अलग बसेस थी, ट्रेन्स थी, समझ रहे हो ना, मतलब ब्लैक वाले अलग, राइट वाले वो अलग, व्हाइट वाले अलग। ठीक है, अब ब्लैक के बच्चे हैं समझ लो तो वो अलग स्कूल में पढ़ेंगे, छोटी इंफीरियर एजुकेशन लेंगे। व्हाइट है तो बढ़िया, ब्लैक के लिए सड़ा हॉस्पिटल, व्हाइट के लिए बढ़िया, मतलब ऐसा चीजें थी। तो पूरी तरह सेपरेशन था इसके अंदर। इकोनॉमिक कोलैप्स समझ लीजिए एक तरीके से ब्लैक का हो जाएगा ना जब इतनी बुरी हालत होगी तो। दूसरा, रेशियल आइडेंटिटी कार्ड्स भी थे और पास लॉज भी थे। मतलब एक व्यक्ति जो बिलोंग करता है इंडियन रेस से या ब्लैक से या मिक्स रेस से, ना मतलब ब्लैक व्हाइट का मिलजा जुला, तो पास लॉज वगैरह एक ऐसा तरीका था जिससे नॉन वाइट्स का मूवमेंट यहाँ पे, टू रिस्ट्रिक्ट द मूवमेंट ऑफ नॉन वाइट्स। नॉन वाइट्स हर जगह नहीं टहल सकते हैं। स्ट्रिक्ट पास लॉज थे कि भाई जब पास दिखाओगे, जैसा कुछ करोगे, तभी आप अपने रिजर्व में ही रहोगे। समझ रहे हो ना, ऐसे बिना जान पहचान के आप कहीं पे भी नहीं घूम सकते। अदरवाइज सारा कुछ मतलब सारा ट्रैवल वाइट एरियाज में बिल्कुल फॉरबिडन था, जब तक के लिए आपको स्पेशल परमिशन ना मिलती पुलिस के द्वारा। कितनी बुरी बात। तभी तो कहते हैं कि हमारे यहाँ फ्रीडम में ये भी डाला गया कि भाई फ्रीडम टू ट्रैवल। आइए रेशियल प्योरिटी की बात करते हैं। तो भाई रेशियल प्योरिटी को प्रिजर्व करने के लिए एक लॉ ऐसा लाया गया जो इंटर रेशियल मैरिज को बैन करता था कि भाई किसी वाइट और ब्लैक में या वाइट और नॉन वाइट में प्रेम ना हो जाए, ये शादी बिल्कुल जो है इलीगल है। और फिर आता है यहाँ पे, इसमें देखिए समझिए इसमें क्या था, बैंतुस्तान पॉलिसी। अभी मैंने कहा ना बैंतुस्तान, अब देखो क्या है। देखो 1959 की बात है कि पार्लियामेंट ने बांतु सेल्फ गवर्नमेंट एक्ट लेकर आया 1959 का। तो बांतु तो मैंने बताया कि ये क्या नाम है, ब्लैक पीपल को कहते थे।
तो जो उद्देश्य था इस एक्ट का वो ये था कि सेल्फ गवर्नमेंट ने ब्लैक को रिजर्व के अंदर, एंड ये पाई जाएगी जब एक बंतुस्तान बनाया जाएंगे जो अल्टीमेटली इनको आज़ादी मिलेगी बल्तुस्तान को, ठीक है। बट बल्तुस्तान पॉलिसी भाई पूरा साउथ अफ्रीका के अंदर कंडेम होने लगी, ठीक है। इस पे ये भाई कोई साथ नहीं हुआ, ये इसलिए क्योंकि देखो भैया ये एक ऐसा कदम था जिससे खराब इंटेंशंस थे। साउथ अफ्रीका ने एक न्यू कोलिज्म टाइप की पॉलिसी फॉलो करी थी। ये आपको मैंने लास्ट वाले लेक्चर में बताया है कि कंट्रोल यहाँ पे हमारा रहेगा पॉलिसी, इकोनॉमिक और कंट्री, मतलब समझ रहे हो इस तरीके से रहेगा। रिसोर्सेज पे जनरली बात करें तो कि ना हो के भी हम होंगे। और साउथ अफ्रीका की सरकार ने कंट्रोल करा इकोनॉमिक और फॉरेन पॉलिसीज को बाल्तुस्तान की। हालांकि बाल्तुस्तान में ब्लैक जो थे वो घेटोइस थे एज अ टोटल 7 रीजन्स, जिसे आइडेंटिफाई करा गया था 7 इलाकों को फॉर स्टेटस ऑफ बाल्तुस्तान, है ना, जिसमें करीब 13% एरिया लिया जा रहा था पूरे साउथ अफ्रीका का, जो कि 70% से ज्यादा था साउथ अफ्रीकन जहाँ रहते थे, ठीक है। फर्दरमोर अगर बताऊं तो बल्तुस्तान वो इकोनॉमिकली वायबल यूनिट्स नहीं थे, है ना, क्योंकि लैंड के रिसोर्सेज जो थे वो इतने अच्छे नहीं थे कि वो बड़ी पॉपुलेशन को सपोर्ट कर सकें। कोई भी रेशियल क्राइटेरिया दिमाग में नहीं रखा गया था। इकोनॉमिक और लॉजिकल पर्सपेक्टिव्स को यूज नहीं ऐसा किया गया था। फॉर एग्जांपल बल्तुस्तान के पास कोई भी एक्सेस नहीं था सी का, ठीक है। साथ में हर एक बल्तुस्तान को या साउथ अफ्रीकन टेरिटरी से एनसर्किल कर दिया गया था, एंड यहाँ पे कोई कनेक्टिविटी भी नहीं थी कोई भी दो बल्तुस्तान के बीच में। तो इन सब रीजंस की वजह से यूनाइटेड नेशन ने मना कर दिया था रिकॉग्नाइज करने से बल्तुस्तान को एक लीगल स्टेट के तौर पे। और आज भी साउथ अफ्रीका बहुत आगे गया, उसने बल्तुस्तान को एक इंडिपेंडेंट के तौर पे डिक्लेयर करा बाय 1980, ठीक है ना। मतलब 3 बल्तुस्तान को डिक्लेयर करा। और लास्ट में नो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कि 1948 के बाद ब्लैक ने तो समझ लीजिए कि लीगल कोई पॉलिटिकल राइट्स खत्म ही कर दिया था इनके। कोई भी मतलब देख लीजिए, अगर मैं बताऊं दे हैड इंजॉयड दो देयर रिप्रेजेंटेशन था पार्लियामेंट में वाइट मेंबर्स के द्वारा, बट ऐसा कुछ इनका लिमिटेड ही चीजें थी, पॉलिटिकल राइट लिमिटेड थे। और ये जो प्रोविजन थी वो इनडायरेक्टली जो इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन थी, मतलब एज दिस प्रोविजन ऑफ इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन was abolished, ठीक है। एज दिस प्रोविजन ऑफ इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन was abolished। आई एम रियली सॉरी, माय फादर इज स्नोरिंग जो है पीछे से, तो उसके लिए रियली रियली सॉरी इफ यू गाइस कैन हर्ट, है ना। मुझे तो समझ नहीं आ रहा, मुझे यहाँ ज्यादा आवाज आ रही है, ओके। तो ब्लैक के जो वर्कर्स थे उन्हें और ज़्यादा दबाया गया, बहुत ज़्यादा सप्रेस करा गया। और जो है हु फॉर्म द मेजॉरिटी ऑफ ब्लैक रेजिडेंट्स इन द अर्बन एरियाज, मतलब यही सारी चीज़ें हैं। सप्रेशन बहुत इनके साथ हुआ। और एक सप्रेशन ऑफ कम्युनिज्म एक्ट आया 1950 में, एंड इससे क्या हुआ, पर्दा उठा सप्रेशन से ऑफ एंटी अपार्थाइड वॉइस फ्रॉम अमंग ब्लैक्स। एक्ट को मिसयूज करा, और मतलब एक्ट वाज मिसयूज्ड, एंड कोई भी जो अपोज करता अपार्थाइड को उसे कम्युनिस्ट के तौर का उस पे ऊपर जो है वो बता देते कि कम्युनिस्ट है, उसको उठा के जेल में डाल देते। तो जो सप्रेशन था कम्युनिस्ट एक्ट का, ये भी फॉर्मिडेबल था। इसने इसने रोका, मतलब इसने रोका वर्कर्स को कि वो भाई स्ट्राइक नहीं कर सकते वर्क के, नहीं उठा के इनको डाल देंगे। और अच्छा, कोई इतना इंपॉर्टेंट कोई पीछे इतना बैकअप इनको नहीं मिल रहा था जिससे ये जो है वो खड़े हो सकें। भाई वही होता है ना कि कोई अगर एक गठरी में बांध देता है ना, कई सारे लोगों को, तो फिर वो आवाज उठाते हैं, नहीं तो अकेले अकेले कहाँ तक, उनको डर लगने लगता है कि यार नौकरी चली जाएगी, कोई हमारे साथ नहीं खड़ा है। खैर, अब आया एंटी अपार्थाइड स्ट्रगल। तो यहाँ देखिए कि ब्लैक साउथ अफ्रीकन ने खुद को ऑर्गेनाइज करा एज अर्ली एज 1912 में एक साउथ अफ्रीकन नेटिव नेशनल कांग्रेस को बना के, जो लड़ता अपने हकों के लिए, ठीक है। इसमें कौन थे, जॉन दुबे और सॉल प्लाडसी, ये मेन ब्लैक के लीडर्स थे उस वक्त के। और ये जो सैंग था इसने यही ट्रांसफॉर्म हुआ अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में 1923 में, ठीक है। अब सरकार जो थी आफ्टर द गवर्नमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर मलन, जो ये सब लाए थे, इन्होंने क्या करा, आफ्टर द गवर्नमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर मलन इंट्रोड्यूस्ड रिप्रेसिव लॉज फ्रॉम 1948 ऑनवर्ड। यहाँ पे
अब लोगों के बीच में कुछ बढ़िया नहीं रहा, है ना, ब्लैक्स के बीच में डिसकंटेंट होने लगा। और इंडिपेंडेंट नेशंस जैसे इंडिया वगैरह जब आज़ाद हुए, तो इससे ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई, है ना, बहुत ज़्यादा, इस न्यूली फॉर्म्ड यूएन में। इसकी वजह से डेवलपमेंट हुआ भारी मात्रा में मूवमेंट का अगेंस्ट अपार्थीड, ठीक है। और उद्देश्य क्या था, गोल था ब्लैक मेजॉरिटी रूल। तो शुरुआत में तो दोस्तों ब्लैक का स्ट्रगल जो था ना, वो महात्मा गांधी की तरीके से था, उनकी स्ट्रेटजी पे था कि नॉन कोऑपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस, ठीक है। एल्बर्ट लुटली ऑफ एएनसी और ने बहुत सारी स्ट्राइक्स कराई और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट करा, जहाँ पे ब्लैक्स जो हैं वो ऐसी जगहों पे जाते, एरियाज पे जाते जो वाइट्स के लिए रिजर्व थे। दूसरी बात, फ्रीडम चार्टर 1955 का इसको अनाउंस करा गया एनसी के द्वारा इस मीटिंग में, है ना, न्यू कोलिशन ऑफ, इसमें ब्लैक्स थे, एशियन थे, कलर्ड पीपल थे, सब एक साथ आए। तो यहाँ से क्या था कि फ्रीडम चार्टर मेन प्रोग्राम बन गया एएनसी का। फिर क्या हुआ, फिर और जब चीजें बढ़ने लगी, अवेयरनेस और प्रेशर पूरे वर्ल्ड से अब आने लगा। चर्च के लीडर्स अब मतलब इवन द चर्च के जो लीडर्स थे वो भी अपार्थीड के अगेंस्ट बोलने लगे। फिर एएनसी ने बहुत सारे पीसफुल प्रोटेस्ट भी कराए, जिसमें कि 1957 का बस बॉयकॉट प्रोग्राम जोहान्सबर्ग के अंदर काफी सक्सेसफुल रहा था, ठीक है ना। और इसमें क्या था, मैं बताती हूँ क्या था। ये ऑर्गेनाइज करा गया था, ये जो बस का फेयर सरकार बढ़ा रही थी ना, उसके अगेंस्ट, तो जोहान्सबर्ग में, और जल्द ही ये फैल गया एरिया में। 80% जो जोहान्सबर्ग के अफ्रीकन थे वो रहते थे पॉवर्टी लाइन के नीचे। तो बेचारे कैसे इतना पैसा देते, जैसे यहाँ हम लोग देखते थे कि भाई इतना पैसा कहाँ लगा दे रहे हो, है ही नहीं। उद्देश्य ये था इस बॉयकॉट प्रोग्राम का कि भाई बस का फेयर जो बढ़ रहा है वो कम करा जाए, और सरकार से डिमांड करी जा रही थी कि भैया तो हमें अफ्रीकन को और ज्यादा वेजेस दो। ब्लैक साउथ अफ्रीकन ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को छोड़ा और भैया पैदल चल के जाने लगे डेली। 3 महीनों तक गए पैदल। फाइनली सरकार झुकी और इसने फेयर को कम करा। तो यही तो था, इससे जब जीते तो इनका और मोराल बढ़ा। फिर आया शार्पविले मैसेकर ऑफ 1960। इसके बाद चीजें बहुत वायलेंट हो गई थी। नॉन वाइट्स एक साथ शांतफुली से रह रहे थे टाउन में शार्पविले के, प्रोटेस्ट कर रहे थे पास लॉज के अगेंस्ट, जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को रोक रहा था इन नॉन वाइट्स के। अगले दिन की बात है, 21 मार्च की बात है, करीब 8,000 उनमें से एक साथ आए पुलिस स्टेशन के बाहर और प्रोटेस्ट करने लगे। बट पुलिस ने क्या करा मालूम, ओपन फायर कर दिया इस पीसफुल प्रोटेस्टर्स के अगेंस्ट। इसमें 69 लोग मर गए। जब ये हुआ तो ब्लैक की लीडरशिप डिवाइड हो गई ज्यादातर लीडर्स में, जिसमें नेल्सन मंडेला जो हैं वो आज तक माने जाते हैं कि इन्होंने बहुत ही शांति से, अहिंसा से चीजें करी, ठीक है। वायलेंट स्ट्रगल भी इज दो नॉन वायलेंट मीन्स, थ्रू नॉन वायलेंट मीन्स, और वायलेंट स्ट्रगल एज द ओनली वायबल टूल टू अचीव द स्टेटेड गोल्स, है ना। अब जो डे था इसीलिए 21 मार्च का ये बना ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन का सिंबल। साउथ अफ्रीका में इसे हर साल नेशनल हॉलिडे के तौर पे सेलिब्रेट भी किया जाता है। फिर आई बात वायलेंट मूवमेंट की अगेंस्ट अपार्थीड। अब इसमें क्या हुआ, आफ्टर शार्पविले एएनसी ने यहाँ पे वायलेंट प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। कुछ लीडर्स जैसे नेल्सन मंडेला की लीडरशिप के अंदर यहाँ पे बहुत सारे बॉम्ब अटैक हुए, पुलिसमैन को मारा गया, और 1962 में नेल्सन मंडेला को अरेस्ट कर लिया गया और दूसरे चार्ज वगैरह इन पे लगाए गए। इनको जो है सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजमेंट की सजा मिली 1964 में। इनको करीब 27 सालों के लिए जेल में डाल दिया गया और ज्यादातर इनमें से जो साल थे वो थे आपके रॉबिन आइलैंड पे इन्होंने गुजारे। यहाँ एक बात समझिएगा कि गांधी जी में और नेल्सन मंडेला में एक डिफरेंस है। वो मतलब नॉन वायलेंट, अहिंसा को लेके, अहिंसा तो था, लेकिन गांधी जी के सिस्टम में ये अहिंसा था, वाइल नेल्सन मंडेला जो थे ना, ये स्ट्रैटेजी, इनका एक तरीका था अपोज करने का सरकार को। नेल्सन मंडेला को माना जाता है कि इन्होंने छोटा सा माइनॉरिटी थी लाइक एशियंस इन अफ्रीका। नेल्सन मंडेला केम टू बिलीव दैट फॉर अ स्मॉल माइनॉरिटी लाइक एशियंस इन अफ्रीका, जो तरीका है नॉन वायलेंस का वो बेस्ट रहेगा, और ये अहिंसा के रास्ते से जो है वो लड़ सकते हैं, है ना, जीत सकते हैं अगेंस्ट द माइट ऑफ द स्टेट। कुछ लीडर्स जैसे एल्बर्ट लुटली ये नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट करते रहे, बट पॉपुलर ओपिनियन जो है वो वायलेंट तरीके की तरफ ही थी, है ना, कि लड़ो तो अच्छे से लड़ो,
जब लुटविल को मार दिया गया 1967 में कि भैया बहुत लुटविली को मार लिया गया, तो ये था कि बहुत ज़्यादा जो है प्यार से ना करो, अब वायलेंट तरीका ही लो, और जो घी है ना वो सीधी उंगली से यहाँ नहीं निकलेगा, ठीक। और फिर आते हैं एंटी अपार्थीड स्ट्रगल, अफ्रीका के बाहर क्या हो रहा था। तो भाई बात क्या चल रही थी यहाँ पे कि देखो, अच्छा पहले तो आप ये चीज समझ गए हैं क्या है क्या नहीं, अच्छा इसको हम समझाएंगे, लेकिन उसके पहले आप ये समझिए कि मूवमेंट, देखो मंडेला, नेल्सन मंडेला जेल में थे लेकिन तब भी मूवमेंट चलता रहा। कैसे चलता रहा पहले ये बताती हूँ। 1970s में एएनसी ने प्रोटेस्ट करवाए वर्कर्स के द्वारा, क्योंकि भाई वेजेस बहुत कम थी, इतना खर्चा कैसे झेलते। और 1976 में जो अफ्रीकान्स लैंग्वेज कंपलसरी हो गई ब्लैक के स्कूल में, अफ्रीकान्स जो है वो लैंग्वेज डच के द्वारा बोली जाती थी साउथ अफ्रीका के, एंड वो ब्लैक के साउथ अफ्रीकन्स के तो नेटिव नहीं थी। तो इस वजह से बहुत प्रोटेस्ट होने लगा, पुलिस ने बुरी तरह से मार दिया 200 प्रोटेस्टर्स को। अब इससे हो गया मूड खराब इन लोगों का, और यहाँ पे और पार्ट में साउथ अफ्रीका की चीजें फैलने लगी, पुलिस का ऐसा दबाना और डेथ बढ़ती गई लोगों की। और स्टीव बिको एक इम्पोर्टेंट लीडर थे प्रोटेस्ट में, इन्हें इतना मारा कि ये मर गए 1976 में। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ इतना चाहते थे कि भाई जो वहाँ के रहने वाले अफ्रीकन्स हैं वो प्राउड फील करें कि वो काले हैं, ब्लैकनेस पे प्राउड फील करें। और इसके बाद आखिरी में एंटी अपार्थीड स्ट्रगल आता है, जो कि अफ्रीका के बाहर रहा, साउथ अफ्रीका के बाहर। देखिए क्या रहा, अपार्थीड को क्रिटिसाइज करा ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ने, यूएन ने, ओएयू ने, ओएयू क्या, विद इन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट भी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी जो है ये भी प्रेशर बना रही थी यहाँ की सरकार पे कि भाई छोड़ो अपार्थीड को और बेसिक ह्यूमन राइट्स दो साउथ अफ्रीकन्स को। और आखिरी में क्या, कि डीकोलोनाइजेशन साउथ वेस्ट अफ्रीका, साउथ अफ्रीका बॉर्डर वॉर का। ये क्या था, तो जियोग्राफिकली नामीबिया जो है वो तो रहता था अंगोला और साउथ अफ्रीका के बीच में। 1914 में साउथ अफ्रीका में जर्मन मतलब हैड गॉट जर्मन साउथ वेस्ट अफ्रीका, जिसे अब कहते थे नामीबिया। ये मैंडेट था आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन। अब मैंडेट जो थे वो तो फॉर्मर कॉलोनीज थे सेंट्रल पावर्स के, मेनली जर्मनी के, एंड विच वाज टेकन आफ्टर द लॉस इन द वर्ल्ड वॉर वन। एंड ये प्रोटेक्शन में रख दिए गए थे किसके, मेंबर नेशंस ऑफ लीग के, लीग ऑफ नेशंस के, टू प्रिपेयर दीज फॉर्मर कॉलोनीज फॉर इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो साउथ अफ्रीका में बहुत देर से डिकोलोनाइजेशन हुआ साउथ वेस्ट अफ्रीका का, एज लॉन्ग एज पॉसिबल, बहुत देर तक कोशिश करी कि किसी तरीके से रखें यहाँ पे इसको। अब इसकी भी खुद की बहुत लंबी कहानी है, यूएन का इसमें रोल है बहुत सारा। अब क्या हुआ कि चलिए हम थोड़ा सा और बताते हैं, बहुत आपको ट्रिकी और चीज़ों की तरफ नहीं लेके चलते हैं। ठीक है, अब कैसे अपार्थीड सिस्टम खत्म हुआ थोड़ा सा हम ये समझ लेते हैं, तो आपको हो सकता है चीज़ें और बढ़िया समझ में आ जाए, क्योंकि हम बस एंडिंग की तरफ आ ही गए हैं। तो देखो भाई, इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर जो इस तरह से पड़ा, तो साउथ अफ्रीका की सरकार ने समझ लिया कि बेटा अपार्थीड सिस्टम तो खत्म करना पड़ेगा, और ये बात इनको अकल आ गई 1980 तक। ठीक है, तो स्टेप वाइज इन्होंने चीजों को हटाया। पहले रीजन समझ लेते हैं, क्या रीजन थे जो सरकार का एटीट्यूड बदला। पहला तो बाहर के प्रेशर बहुत पड़ रहा था, यूएन, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन, ओएजी सब इनको क्रिटिसाइज कर रहे थे, एक बदलाव की लहर आ रही थी। ठीक है, और 1975 आते आते अंगोला और मोजाम्बिक में भी इंडिपेंडेंस पा ली थी पोर्तुगल से, जिम्बाब्वे को भी ब्रिटेन ने 1980 में आज़ाद कर दिया था। तो चीज़ें थी, सिविल राइट्स मूवमेंट यूएसए के अंदर बहुत मजबूत हो गया था 1970s में, जिससे यूएस की सरकार ने एक कदम उठाया भैया इसको लेके भी। इंटरनल प्रेशर अगर बताऊं तो आउटसाइड तो समझा, इंटरनल क्या था प्रेशर, सरकार भाई और तरीके निकाल रही थी कि किस तरीके से हम कैसे इस वायलेंट स्ट्रगल को रोकें, तो बड़ा मुश्किल था ये। उसके साथ बाल्टुस्तान, मैंने बताया ना ब्लैक अफ्रीकन होमलैंड, ये फेल हो चुकी थी, तो इसमें हाई पॉवर्टी, करप्ट रूल्स थे, इस वजह से क्या था कि इसलिए ये ब्लैक्स को सेटिस्फाई नहीं कर पाए, कोई फॉरेन की सरकार इन्हें रिकॉग्नाइज नहीं कर पाई जेन्युइनली इंडिपेंडेंट स्टेट्स को। तो किस तरीके से स्टेप वाइज ये सब बाहर निकले हैं, देखो 1979 तक आते आते ये जो गोरे लोगों की सरकार थी ना, इन्हें ये समझ में आ गया था कि ये सिर्फ अपार्थीड को अपने ये मतलब ऐसे ही कर सकते हैं कंटिन्यू, एट अ रिस्क ऑफ वायलेंटली इन्हें उठा के फिर फेंक दिया जाएगा बाहर। इनके सारे आउटसाइड सपोर्ट भी खत्म हो चुके हैं, पहले तो कॉलोनियल रूलर्स अंगोला के, मोजाम्बिक के, है ना, और वाइट्स गवर्नमेंट जिम्बाब्वे की, ये सब मदद कर रही थी, सपोर्ट कर रही थी, लेकिन अब तो कुछ नहीं था।
ठीक है ना। इसलिए स्टेप वाइज चीजें खत्म हुई, जैसे कि 1979 में ब्लैक्स को अलाउ करा गया कि आप यहाँ पे ट्रेड यूनियंस कर सकते हैं, आपके पास राइट टू स्ट्राइक है। 1981 में ब्लैक को अलाउ करा गया खुद के लोकल टाउनशिप को यहाँ पे ये इलेक्ट करें, बट ये अभी भी इनके पास राइट टू वोट नहीं था नेशनल इलेक्शन में। 1984 में एक नया कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करा गया। इसमें ये था कि आप 3 हाउस ऑफ पार्लियामेंट सेटअप करिए, वो एक होगा वाइट्स के लिए, एक होगा एशियंस के लिए, एक होगा कलर्ड पीपल के लिए, है ना, बट ब्लैक्स के लिए नहीं होगा, ब्लैक अफ्रीकन के लिए। 1985 में इंटररेशियल मैरिज और कॉन्जुगल रिलेशन को डीक्रिमिनलाइज कर लिया गया, जो पहले थे क्रिमिनलाइज, और फिर 1986 में पास लॉज को भी खत्म कर दिया गया। अब जो कदम उठाए गए थे उसका रिस्पॉन्स क्या रहा बाय द बोथा, रिस्पॉन्स टू स्टेप्स टेकन बाय बोथा। देखिए, वायलेंट प्रोटेस्ट और बढ़ गई। क्यों? क्योंकि जो डिमांड थी एएनसी की वो तो पूरी करी नहीं गई, ब्लैक को तो कोई राइट वोट मिला नहीं, और सरकार जो है यहाँ पे कोई सरकार में भी हक नहीं मिला पार्टिसिपेशन, कोई पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ब्लैक के लिए तो थी नहीं, तो 1984 के संविधान के तहत। उसके बाद आउटसाइड प्रेशर और बढ़ गया, वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्यों नहीं बढ़ेगा। 1986 में कॉमनवेल्थ नेशन ब्रिटेन को छोड़ के इसने कहा कि सैंक्शन जो है अग्री करा स्ट्रॉन्ग सैंक्शन पे अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, जिसके अंदर ये था कि कोई लोन मत दो साउथ अफ्रीका को, कोई ऑयल मत बेचो, है ना, कोई एक्सपोर्ट ना लो आईसीटी को, उनका कोई न्यूक्लियर ट्रेड ना करो, कोई कल्चर साइंटिफिक कॉन्ट्रैक्ट ना करो। ठीक है, तो राजीव गांधी ने भी क्रिटिसाइज करा मार्गरेट थैशर को कि भाई आप क्यों ऐसा कर रहे हो, है ना, ये चीजें। उसके 1986 में देखा जाए तो यूएस कांग्रेस ने वोट कर दिया था इन फेवर ऑफ कि भाई कोई लोन मत दो साउथ अफ्रीका को, इनका एयर का लिंक खत्म कर दो साउथ अफ्रीका से, इंपोर्ट को बैन कर दो साउथ अफ्रीका से, जैसे आयरन, निकल, यूरेनियम, स्टील, कोल आता है। इंटरनली यहाँ पे अवेयरनेस भी बढ़ रही थी, है ना, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा था ब्लैक्स में। फिर डच ने रिफॉर्म करा, चर्च को जो किया था, अब एंटी अपार्थीड बन गए थे, इन्होंने भी पब्लिकली खूब जो है कर रहे थे क्रिटिसाइज, और इसे भी क्रिटिसाइज करा जा रहा था ना चीजें। अब इसलिए सिचुएशन जो है वो बदलने लगी थी। ठीक है, अब जो वाइट के साउथ अफ्रीकन थे मेजोरिटी जो थी, अब ये रिकॉग्नाइज कर रही थी टोटल एक्सक्लूजन ब्लैक्स का फ्रॉम पॉलिटिकल स्फीयर, ये इम्पॉसिबल है, इनको अब नहीं हम ब्लैक को दूर रख सकते हैं। तो ये चीजें रही। तो अब कैसे यहाँ पे बदलाव आया और किस तरीके से ये ब्लैक मेजॉरिटी रूल आया। देखो, एफ.डब्ल्यू. क्लर्क ये बने प्रेसिडेंट 1989 में, और इनका काम था टास्क जो एंड द टास्क कट आउट फॉर हिम वाज टू इंश्योर कि आप पीसफुल प्यार से ब्लैक माइनॉरिटी रूल मेजॉरिटी रूल लेकर आइए। इन्होंने बहुत ऑपोजिशन झेला राइट विंग सेक्शंस से, है ना, लेकिन तब भी इन्होंने काम किया। देखो क्या हुआ, साउथ अफ्रीका को ब्लैक मेजॉरिटी रूल में लाए, पहले प्रिपेयर की चीजें कि अच्छे रिश्ते करने के लिए एनसी के साथ नेल्सन मंडेला को पहले छोड़ा, 1991 में बेचारे निकले हैं ये जेल से, एंड एएनसी को लीगल बनाया। अब जो रिलीज करा तो इससे भैया इनको काफी सपोर्ट मिला, है ना, मेंबर्स का एएनसी के, और इन्हें लीडर बनाया गया एएनसी का। क्लर्क ने कंप्लीट करा पूरा प्रोसेस इस सिस्टम को पलटने का अपार्थीड की, और ज्यादातर जो है अपार्थीज लॉ को खत्म कर दिया गया। नेगोशिएशंस की बात करें तो एक ऐसा माहौल बना गुडविल का बढ़िया, तो क्लर्क ने एएनसी को इनवाइट करा कि आइए बातचीत करते हैं एक टेबल पे। 1991 में टॉक्स हुई, डेवलप हुआ नया कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें पूरा पॉलिटिकल राइट्स था ब्लैक्स के लिए। काफी शक तो था ही वाइट पॉपुलेशन में कि भाई कहीं रिजाइम जो है विद द ब्लैक मेजॉरिटी, है ना, ये कहीं ऐसा ना हो ब्लैक वाले भी बदला ले, इनकी जिंदगी को खतरा हो जाए। तो सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए एएनसी अंडर द लीडरशिप ऑफ नेल्सन मंडेला, इन्होंने ब्लैक वाइट रिकॉन्सिलिएशन पे ध्यान दिया, प्यार से कदम उठाए वाइट्स पे कि भाई इनको भी हम इक्वल सिटीजन के तौर पे डील करेंगे, आपको कुछ नहीं मारे पीटेंगे, आपकी तरह हम गिरे हुए नहीं हैं बस। हालांकि जो बातें चल रही थी बहुत स्मूथ नहीं थी, है ना, इसमें भी प्रॉब्लम बहुत था, म्यूचुअल शक बहुत होगा ना भाई, जो पहले से किसी को मान लो आप थप्पड़ मार रहे हो, तो अब अगर उसके हाथ में पावर आ जाएगी तो आप सोचोगे ना ये भी मुझे लौट के थप्पड़ मारेगा, ठीक है ना। और एफ.डब्ल्यू. क्लर्क ने ऑपोजिशन अपनी खुद की पार्टी से, नेशनलिस्ट पार्टी से झेला है। तो ये चीजें हैं। सक्सेस रही ब्लैक मेजॉरिटी को लाने में बिना किसी सिविल वॉर के, ये बात 1993 की है। 1993 आते आते टॉक्स जो है वो सक्सेसफुल रही, खासकर थैंकफुल होना चाहिए नेल्सन मंडेला को और एफ.डब्ल्यू. क्लर्क को इसके लिए।
और अग्रीमेंट हुआ प्रॉपर, ठीक है, एग्रीमेंट इनविसाज अडॉप्शन ऑफ ब्लैक मेजोरिटी रूल, और सरकारें जो हों आफ्टर इलेक्शंस ये हों गठबंधन से, इसमें एएनसी होगा, नेशनलिस्ट पार्टी होगी और जूजू इनकथा होगा। एएनसी ने जीता इलेक्शंस को, उसके बाद सरकार बनी, है ना। नेल्सन मंडेला यहाँ के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने साउथ अफ्रीका के, एंड एफडब्ल्यू क्लर्क वाइस प्रेसिडेंट बने। बाद में एक नया संविधान आया 1999 से, है ना। इसने ये प्रोविजन जो थी माइनॉरिटी की रिजर्वेशन, माइनॉरिटी पार्टी की रिजर्वेशन सरकार में से खत्म कर दी, दैट इज कंपल्सरी कोलिजन सरकार फीचर को हटा दिया गया। फिर इंडियन का कंट्रीब्यूशन रहा है, आपने ये जरूर सोचा होगा कि इंडिया का कंट्रीब्यूशन रहा इसके अंदर। दोस्तों, इंडिया ऐसी पहली कंट्री थी जिसने खत्म करे ट्रेड रिलेशन अपार्थीड गवर्नमेंट से 1946 में। इंडिया ने बाद में सारे इंटरेक्शंस, डिप्लोमेटिक, कमर्शियल, कल्चर, स्पोर्ट्स सब खत्म कर दिए। ये 1993 में इसे रीस्टोर करे गए हैं। इंडिया ने कंडेम्ड करा अपार्थीड को यूएन नाम के अंदर, दूसरे और मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपनी इनकी आवाज उठाई। साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जो सैंक्शंस थे, है ना, वो फेवर में था, वॉइस इन फेवर ऑफ इंटरनेशनल सैंक्शंस अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, कि जो भी इंटरनेशनली लोग इसके खिलाफ खड़े हो रहे थे, सैंक्शन लगा रहे थे, उसके साथ था इंडिया। और एएनसी का ऑफिस दिल्ली के अंदर रहा फ्रॉम 1960 ऑनवर्ड्स। तो इंडिया ने तो बहुत मदद करी, जिसके लिए अफ्रीका आज भी हमारे बहुत मानता है। अब समझते हैं स्पोर्ट्स अपार्थीड के बारे में। दोस्तों, 1963 में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने एक अडॉप्ट करा एक प्रपोजल बाय इंडिया, जिसे कहते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ साउथ अफ्रीकन पॉलिसी फॉर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इन स्पोर्ट्स, फेलिंग विच साउथ अफ्रीकन नेशनल ओलंपिक कमेटी को फोर्स करा गया कि ओलंपिक गेम से पीछे हट जाए। साउथ अफ्रीका इसलिए इंक्लूड हो गया। टोक्यो ओलंपिक्स 1964 के थे, उससे भी। और साउथ अफ्रीका फॉर्मली पूरी तरह से हटा दिया गया आईओसी से कब? 1970 में। 1968 में यूएनजीए ने रिक्वेस्ट करा सारी स्टेट्स को कि आप कल्चर, एजुकेशनल, स्पोर्टिंग और दूसरे एक्सचेंजेस को खत्म कर दीजिए रेसिस्ट रिजाइम से साउथ अफ्रीका के अंदर। इंडिया और बहुत सारे अफ्रीका और दूसरे कंट्रीज ने अनाउंस करा कि ये भी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे कॉमनवेल्थ गेम्स में 1970 के। क्यों? क्योंकि साउथ अफ्रीकन जो हैं वो वुड बी टूरिंग इंग्लैंड। ब्रिटेन जो है वो भी फोर्स करा गया उसको टू विड्रॉ द इनविटेशन टू साउथ अफ्रीका। और 1973 में न्यूजीलैंड को भी फोर्स करा गया टू स्टॉप द टूर टू साउथ अफ्रीकन रग्बी टीम, जब अफ्रीकन कॉमनवेल्थ कंट्रीज और इंडिया को यहाँ पे थ्रेटन करा गया टू बायकॉट द गेम्स। जब इन्होंने डराया है ना, जब डराया है, सॉरी, थ्रेटेंड किया है टू बायकॉट द गेम्स, ठीक है ना। अब क्या हुआ? हाँ, ठीक है। अब क्या हुआ कि इंडियन स्पोर्ट्स लीडर्स ने डिमांड ये करा कि नॉन यूरोपियंस को भी रिप्रेजेंट करा जाए इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में। और साउथ अफ्रीकन काउंसिल ऑन स्पोर्ट्स को तब बनाया गया 1973 में, जिसमें सारे नॉन रेशियल और एंटी पार्थीड स्पोर्ट्स फेडरेशन थे। और इसके अलावा अगर हम कहें कि साउथ अफ्रीकन काउंसिल ऑन स्पोर्ट्स को बनाया गया 1973 में, जिसमें सब एक साथ आए। इंडियन स्पोर्ट्समैन और स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर ने अच्छा रोल निभाया है इन सारी बॉडीज में, इन सभी का बहुत अच्छा रोल रहा है, तभी आज अफ्रीका हम लोगों को इतना मानता है। फाइनली 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 ये लेक्चर खत्म होता है। कैसा लगा आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। इन लेक्चर्स को आराम से आप फेसबुक पे देखिए, ज्वाइन बटन को प्रेस करके मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा इंस्टा टेली मेरा बहुत ही अच्छा है, अमेजिंग है, आप ज़रूर जाके देखें, सपोर्ट करें, आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।